तो नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का है। कक्षा 7 के पाठ 8 का है। पाठ 8 है मुगल साम्राज्य की स्थापना। प्रारंभिक मुगल शासक 1526 से 1556 ईस्वी तक। पुस्तक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों, जो पाठ आपको नहीं याद हो रहा, आपकी तैयारी सही ढंग से नहीं हो पा रही, आप सरलता से कंठस्थ नहीं कर पा रहे, तो उसको याद करने का एक ही तरीका है कि पाठ को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए, छोटे छोटे प्रश्न बना दिए जाएं और उन प्रश्नों के माध्यम से पाठ को आप कंठस्थ कर लें। आप सरल तरीके से संपूर्ण पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो उसका एक रास्ता मैं निकाला हूँ। बहुविकल्पी प्रश्नों में पूरे पाठ को बांट दें। जो महत्वपूर्ण अंश हैं उन पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दें और इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ को कंठस्थ कर लिया जाए। तो जो इस पाठ से कक्षा 7 के पाठ 8 से जो प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को बनाया गया है ताकि आप पाठ को सरलता से आसान तरीके से कंठस्थ कर सकें और साथ में इस पाठ का जो आपके पाठ पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसका भी यहाँ पे हल किया गया है। तो इसी सेशन के साथ बहुविकल्पी प्रश्न यानी संपूर्ण पाठ की जानकारी और आपकी पाठ पुस्तक में दिया गया अभ्यास का हल दोनों एक साथ आपके पास जा रहा है। तो चलिए हम बिना देरी लगाए हुए प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की, या हुमायूं ने की, या अकबर ने की, या शाहजहां ने की? प्रश्न नंबर 1, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे बाबर, यानी प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। बाबर के पिता किस वंश के वंशज थे? बाबर के पिता किस वंश के वंशज थे? तुर्की वंश के वंशज थे, या अफगान वंश के वंशज थे, या तैमूर वंश के वंशज थे, या चंगेज खान वंश के वंशज थे? प्रश्न नंबर 2, बाबर के पिता किस वंश के वंशज थे? तो बाबर के पिता तैमूर वंश के वंशज थे। तैमूर वंश के वंशज थे। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, बाबर की माता किस वंश की वंशज थी? बाबर की माता किस वंश की वंशज थी? ईरानी वंश की वंशज थी, तुर्की वंश की वंशज थी,
अफगानी वंश की वंशज थी, या ऑप्शन डी चंगेज वंश की वंशज थी। प्रश्न नंबर 3, बाबर की माता किस वंश की वंशज थी? ईरानी वंश की वंशज, तुर्की वंश की वंशज, अफगानी वंश की वंशज, या चंगेज वंश की वंशज? तो बाबर की माता थी चंगेज वंश की वंशज। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का क्या नाम था? गियास बेग, उमर शेख मिर्जा, हिंदाल, या अस्करी? बाबर के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पे ये समझ लें, गियास बेग जहांगीर के ससुर जी का नाम था, मेहरुन्निसा के पिताजी का नाम था गियास बेग। हिंदाल और अस्करी बाबर के बेटे का नाम था। बाबर के बेटे का नाम था। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, कामरान। अब एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उमर शेख मिर्जा। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। बाबर के पिता मध्य एशिया के वर्तमान में किस देश में स्थित एक छोटी रियासत फरगना के शासक थे? प्रश्न नंबर 5, बाबर के पिता मध्य एशिया के वर्तमान में किस देश में स्थित एक छोटी रियासत फरगना के शासक थे? तो ऑप्शन देखते हैं। वर्तमान यूक्रेन देश के शासक थे। वर्तमान तुर्कमेनिस्तान देश के शासक थे। ऑप्शन सी वर्तमान उज्बेकिस्तान देश के शासक थे। ऑप्शन डी वर्तमान सोवियत रूस के शासक थे। फिर से प्रश्न को समझें एक बार। बाबर के पिता मध्य एशिया के वर्तमान में किस देश में स्थित एक छोटी रियासत फरगना, उस रियासत का नाम है फरगना, के शासक थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सही से समझें। वर्तमान यूक्रेन देश के शासक थे, यानी यूक्रेन देश में फरगना था। या ऑप्शन बी वर्तमान तुर्कमेनिस्तान देश में फरगना स्थित था, वहाँ के शासक थे। या ऑप्शन सी वर्तमान उज्बेकिस्तान देश के शासक थे, यानी फरगना उज्बेकिस्तान में स्थित था। या वर्तमान सोवियत रूस के शासक थे, यानी फरगना सोवियत रूस में स्थित था। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा बाबर के पिता मध्य एशिया के वर्तमान में उज्बेकिस्तान देश के शासक थे। उज्बेकिस्तान में फरगना एक स्थान था, इस फरगना के शासक थे, यानी प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान देश में स्थित एक छोटी सी रियासत फरगना के शासक थे। फरगना की क्या विशेषताएं थी? प्रश्न नंबर 6, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा
मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान देश में स्थित एक छोटी रियासत फरगना के शासक थे। फरगना की क्या विशेषताएं थीं? तो ऑप्शन देखें। यह क्षेत्र एक उपजाऊ प्रदेश था। यह क्षेत्र हरे भरे चारागाह के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी, इस क्षेत्र की जलवायु उत्तम थी। ऑप्शन डी, इस क्षेत्र में फलों के बागान महत्वपूर्ण थे। या ऑप्शन ए, उपर्युक्त सभी विशेषताएं हैं, सही हैं। तो बाबर के पिता फरगना के शासक थे। फरगना की विशेषताएं क्या हैं? तो फरगना उपजाऊ प्रदेश था। फरगना में हरे भरे चारागाह थे। फरगना की जलवायु उत्तम थी। फरगना में फलों के बागान महत्वपूर्ण थे। तो यानी सभी सही हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का ई ऑप्शन सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी विशेषताएं थी। प्रश्न नंबर 6 दूसरा है, पर प्रश्न अलग है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु लगभग कितनी थी? प्रश्न नंबर 6, बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु लगभग कितनी थी? तो उस समय बाबर की आयु लगभग 11 वर्ष थी। या उस समय बाबर की आयु लगभग 13 वर्ष थी। या उस समय बाबर की आयु लगभग 15 वर्ष थी। या उस समय बाबर की आयु लगभग 17 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 6, बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना। तो उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। यानी जब बाबर शासक बना तो उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। भारत पर इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था? प्रश्न नंबर 7, भारत पर इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था? राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, या पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था, या आलम खान लोदी ने आमंत्रित किया था, या उपर्युक्त सभी ने आमंत्रित किया था? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा उपर्युक्त इन तीनों शासकों ने भारत पर इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भारत को आमंत्रित किया था। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, या 1527 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, या 1528 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, या 1529 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ? प्रश्न नंबर 7, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की जीत होती है। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाता है। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना किससे हुआ था? प्रश्न नंबर 8, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना किससे हुआ था? मेदिनी राय से हुआ था,
महमूद लोदी से हुआ था, राणा सांगा से हुआ था या इब्राहिम लोदी से हुआ था। प्रश्न नंबर 8, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना किससे हुआ था? मेदिनी राय से, महमूद लोदी से, राणा सांगा से या इब्राहिम लोदी से। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना हुआ था इब्राहिम लोदी से। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया? बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था या पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था या चंदेरी के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था या घाघरा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? प्रश्न नंबर 9, बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था पानीपत के युद्ध में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? प्रश्न नंबर 10, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? ऑप्शन ए, बाबर के पास तोपें थीं या बाबर के पास कुशल घोड़सवार थे या बाबर की सेना प्रशिक्षित थी या बाबर को अनेक युद्धों का अनुभव था या बाबर ने अपनी सेना का संचालन स्वयं किया था या उपर्युक्त सभी कारण सही हैं। तो प्रश्न नंबर 10, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? तो विजय के कारण थे बाबर के पास ये तोपें थीं, बाबर के पास कुशल घोड़सवार थे, बाबर की सेना प्रशिक्षित थी, बाबर को अनेक युद्धों का अनुभव था, बाबर ने अपनी सेना का संचालन स्वयं किया था। तो जब सभी सही हैं तो आप प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी कारण सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, भारत के किस शासक की मृत्यु युद्ध स्थल पर ही हो गई थी? प्रश्न नंबर 11, भारत के किस शासक की मृत्यु युद्ध स्थल पर ही हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी या जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी या खिज्र खान की मृत्यु हो गई थी या इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी? प्रश्न नंबर 11, भारत के किस शासक की मृत्यु युद्ध स्थल पर ही हो गई थी? तो उस शासक का नाम है इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हारा और युद्ध स्थल पर मारा गया। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। बाबर का सबसे शक्तिशाली शत्रु कौन था? भारत में बाबर का सबसे शक्तिशाली शत्रु कौन था? इब्राहिम लोदी थे, राणा सांगा थे, मेदिनी राय थे, महमूद लोदी थे। प्रश्न नंबर 12, भारत में बाबर का सबसे शक्तिशाली शत्रु कौन था? तो बाबर का सबसे शक्तिशाली शत्रु थे राणा सांगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, बाबर और महाराणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था?
बाबर और महाराणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था या कन्नौज का युद्ध हुआ था? प्रश्न नंबर 13, बाबर और महाराणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और महाराणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था खानवा का। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1527 में, 1528 में या 1529 में? प्रश्न नंबर 14, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? तो अभी इससे पहले प्रश्न में व्याख्या में बताया आपको, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुए खानवा युद्ध 1527 का क्या परिणाम निकला? प्रश्न नंबर 15, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुए खानवा का युद्ध 1527 का क्या परिणाम निकला? राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया या मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई या ऑप्शन सी, राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया या उपर्युक्त सभी परिणाम हुए। तो 1527 में बाबर और राणा सांगा का युद्ध होता है। इस युद्ध में राजपूतों की शक्ति प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया था, मुगल वंश की नींव पड़ गई थी, सुदृढ़ हो गई थी। मुगल वंश की नींव पानीपत के युद्ध में पड़ गई और खानवा के युद्ध में मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। ऑप्शन सी, राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। और जब ये तीनों सही हैं तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी परिणाम हुए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में किस शासक को हराया था? बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में किस शासक को हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, राणा सांगा को हराया था, मेदिनी राय को हराया था या महमूद लोदी को हराया था? बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में किस शासक को हराया? इब्राहिम लोदी को हराया था, राणा सांगा को हराया था, मेदिनी राय को हराया था या महमूद लोदी को हराया था? तो 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17, बाबर और महमूद लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ? बाबर और महमूद लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ और कब हुआ? तो इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया, पानीपत का युद्ध हुआ।
पानीपत का युद्ध हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया। पानीपत के मैदान में पानीपत का युद्ध हुआ। राणा सांगा को 1527 में हराया। कहाँ पे? खानवा में। खानवा का युद्ध हुआ। मेदिनी राय को 1528 में कहाँ पर हराया? मेदिनी राय को चंदेरी में। चंदेरी में। महमूद लोदी को बाबर ने कब हराया? कहाँ? तो ये घाघरा के युद्ध में। घाघरा के युद्ध में 1528। तो इस प्रकार आप याद सकते हैं, याद रखें। इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के मैदान में हराया। राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में हराया। मेदिनी राय को 1528 में चंदेरी के युद्ध में हराया। महमूद लोदी को 1529 में घाघरा के युद्ध में हराया। चलिए, अब तो आप समझ गए होंगे 4 युद्ध लड़े हैं। चारों को हारने वाले शासकों के नाम हैं। इसमें किस सन में लड़ाई हुई ये नाम है, कहाँ पर लड़ाई हुई ये नाम हुए, और सबका विजेता बाबर था। तो चलिए, प्रश्न नंबर 17, महमूद लोदी को 1529 में घाघरा के युद्ध में हराया था। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18, कलम और तलवार दोनों का सिपाही किस शासक को कहा जाता है? कलम और तलवार दोनों का सिपाही किस शासक को कहा जाता है? अस्करी को कहा जाता है, हिंदाल को कहा जाता है, हुमायूं को कहा जाता है, या बाबर को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 18, कलम और तलवार दोनों का सिपाही किस शासक को कहा जाता है? तो कलम और तलवार दोनों का सिपाही बाबर को कहा जाता है, बाबर को। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अस्करी, हिंदाल, हुमायूं ये तीनों बाबर के बेटे थे। चौथा कामरान भी था। तो बाबर कई युद्धों को जीता और इसलिए तलवार का सिपाही कहा जाता है। और बाबर तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में बाबरनामा नाम से प्रसिद्ध पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया। तो इस प्रकार बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, या हिंदी भाषा में? प्रश्न नंबर 19, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। तुर्की भाषा में लिखी थी। फारसी भाषा में अनुवाद किया गया अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा नाम से। बाबरनामा नाम से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, बाबरनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? बाबरनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद है, रेहला का फारसी अनुवाद है, या तुजुक ए जहांगीरी का फारसी अनुवाद है,
या तुजुक ए फिरोज शाही का फारसी अनुवाद है। प्रश्न नंबर 20, बाबरनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो बाबरनामा तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद है, जिसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था अकबर के समय। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद बाबरनामा नाम से किसने किया था? प्रश्न नंबर 21, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद बाबरनामा नाम से किसने किया था? अबुल फजल ने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, या तानसेन ने किया था? प्रश्न नंबर 21, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद बाबरनामा नाम से किसने किया था? तो ये किए थे अब्दुल रहीम खान खाना ने। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को, या 27 दिसंबर 1530 को, या 28 दिसंबर 1530 को, या 29 दिसंबर 1530 को? तो ये ऑप्शन देखने से तो एक बात एक क्लियर हो गई कि बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। पर अब यहाँ पे आपको तारीख का पता लगाना है कि बाबर की मृत्यु कब हुई है। तो बाबर की मृत्यु हुई है 26 दिसंबर 1530 को। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा जहर दे दिया गया था, इस कारण हुई है। तो प्रश्न नंबर 22 में बाबर की मृत्यु कैसे हुई, ये गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माँ ने जहर दे दिया था, इस कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न पे आए। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। कब बैठा है भाई? प्रश्न नंबर 23, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो चलिए 1530 ईस्वी में बैठा है क्या, या 1539 ईस्वी में बैठा है, या 1540 ईस्वी में बैठा है, या 1555 ईस्वी में बैठा है? प्रश्न नंबर 23, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो भाई 1530 में बाबर मरता है, तो 1530 में ही गद्दी पर हुमायूं बैठेगा, यानी प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी कठिनाइयों में उसके प्रमुख शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात का कौन सा शासक उसका शत्रु था? प्रश्न को फिर से समझ लें। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी कठिनाइयों में उसके प्रमुख शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात का कौन सा शासक उसका शत्रु था? बहादुर शाह था, या शेर शाह था, या आदिल शाह था, या आलम शाह था? गुजरात का कौन सा शासक था जो हुमायूं के लिए
परेशानी कर रहा था, ये आपसे पूछना जा रहा है। तो हुमायूं के शत्रु गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह थे। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। हुमायूं का पूर्वी भारत का मुख्य शत्रु कौन था? हुमायूं का पूर्वी भारत का प्रमुख शत्रु कौन था? अभी तो पश्चिमी भारत का देख लिए, अब हुमायूं का पूर्वी भारत का मुख्य शत्रु कौन था? महमूद लोदी था, मेदिनी राय था, हेमचंद्र था या शेरशाह सूरी था? प्रश्न नंबर 25, हुमायूं का पूर्वी भारत का मुख्य शत्रु कौन था? तो हुमायूं का पूर्वी भारत का मुख्य शत्रु थे शेरशाह सूरी, जो हुमायूं के लिए कठिनाई का सामना कर रहे थे, हुमायूं के लिए परेशानी कर रहे थे। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल के समय गुजरात का शासक कौन था? प्रश्न नंबर 26, मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल के समय गुजरात का शासक कौन था? अहिल्याबाई थी, बहादुर शाह था, भीम द्वितीय था या पुलकेशिन प्रथम था? मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल के समय गुजरात का शासक कौन था? अहिल्याबाई थी, बहादुर शाह था, भीम द्वितीय था या पुलकेशिन प्रथम था? तो प्रश्न नंबर 26, मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह था। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किसने कर लिया था? 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किसने कर लिया था? हुमायूं ने कर लिया था या बहादुर शाह ने कर लिया था या शेरशाह सूरी ने कर लिया था या पुर्तगालियों ने कर लिया था? प्रश्न नंबर 27, 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन किसने किया था? वो करने वाला कौन था? तो ये करने वाले थे हुमायूं। हुमायूं ने 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया था। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने किस द्वीप में शरण ली? प्रश्न नंबर 28, हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने किस द्वीप में शरण ली? पुर्तगाली द्वीप, दमन द्वीप, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप? तो यहाँ पे ये पुर्तगाली द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप भी आप जानते हैं, लक्षद्वीप भी, दमन द्वीप भी, पर यहाँ पे आप सही उत्तर में जो ऑप्शन लिखेंगे वो लिखेंगे पुर्तगाली द्वीप। ये पुर्तगाली द्वीप कोई नहीं है, इस द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार था, इसलिए यहाँ पे पुर्तगाली द्वीप आप सही उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 28, हुमायूं
एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के पास यानी पुर्तगाली द्वीप में शरण ली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28 ये भी है, प्रश्न अलग है। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने किसकी मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया? प्रश्न नंबर 28। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने किसकी मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया? तो पुर्तगालियों की मदद से, या अंग्रेज़ों की मदद से, या डचों की मदद से, या फ्रांसीसियों की मदद से। प्रश्न नंबर 28। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने किसकी मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया? तो ये मदद किया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों की मदद से बहादुर शाह ने पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 ये भी है, प्रश्न अलग है। हुमायूं की विजय के विरोध किसके चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया? हुमायूं की विजय के विरोध किसके चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया? तो बहादुर शाह के चलते, या पुर्तगालियों के चलते, या जन विद्रोह के चलते, या गुजरात विद्रोह के चलते। तो हुमायूं की जब गुजरात विजय हुई थी तो इसका विरोध जन विद्रोह में हुआ था, जन सामान्य में हुआ था। इसी के चलते गुजरात मुगलों के हाथ से निकल गया था। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी, जन विद्रोह के चलते हुमायूं के हाथ से गुजरात निकल गया था, क्योंकि हुमायूं विजय का विरोध किया था लोगों ने, वहाँ की जनता ने। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। हुमायूं ने शेर शाह से चुनार कब जीत लिया? हुमायूं ने शेर शाह से चुनार कब जीत लिया? 1534 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, या 1540 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29। हुमायूं ने शेर शाह से चुनार कब जीत लिया? तो हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया था 1534 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ये भी प्रश्न नंबर 29 है, प्रश्न अलग है। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया। 38 है, 34 भाई, ये 34 है। 1534 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया। तत्पश्चात शेर शाह ने कहाँ पर विजय प्राप्त कर अधिकार कर लिया था? तो ऐसी बात हुई कि भाई 1534 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह को परास्त किया और चुनार को जीत लिया 1534 में। अब इसके बाद शेर शाह कहाँ पर विजय प्राप्त कर अधिकार कर लिया था? तो शेर शाह इसके बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया था भाई। बंगाल पर अधिकार कर लिया था, या महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया था, या तमिलनाडु पर अधिकार कर लिया था, या कर्नाटक पर अधिकार कर लिया था। तो 1534 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा छीन लिया जाने पर, चुनार जब छीन लिया गया, तो शेर शाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था।
इधर शेरशाह सूरी से चुनार छीन लिया गया, उधर शेरशाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से कौन मुगल शासक सशंकित था? प्रश्न नंबर 30, शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से कौन मुगल शासक सशंकित था? बाबर सशंकित था, हुमायूं सशंकित था, अकबर सशंकित था या कामरान सशंकित था? प्रश्न नंबर 30, शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से कौन मुगल शासक सशंकित था? तो शेरशाह से सशंकित रहता था हुमायूं। एक बार चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर ने हुमायूं को समझाया भी था कि सलोदी शासक से आपको सावधान रहना है, और हुमायूं ही शेरशाह सूरी से सशंकित रहता था। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। 1539 ईस्वी में किस स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य भीषण युद्ध हुआ? प्रश्न नंबर 31, 1539 ईस्वी में किस स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य भीषण युद्ध हुआ? चुनार नामक स्थान पर, या कन्नौज नामक स्थान पर, या चौसा नामक स्थान पर, या पानीपत नामक स्थान पर? प्रश्न नंबर 31, 1539 ईस्वी में किस स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य भीषण युद्ध हुआ? तो ये 1539 में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई और हुमायूं युद्ध स्थल से भाग गया। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के साथ कहाँ पर मुकाबला किया? प्रश्न नंबर 32, अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के साथ कहाँ पर मुकाबला किया? चौसा नामक स्थान पर मुकाबला किया, या कन्नौज नामक स्थान पर मुकाबला किया, या चुनार नामक स्थान पर मुकाबला किया, या पानीपत नामक स्थान पर मुकाबला किया? तो प्रश्न नंबर 32, अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के साथ मुकाबला किया था कन्नौज नामक स्थान पर। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार करके किस नाम से भारत का शासक बना? शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार करके किस नाम से भारत का शासक बना? फरीद नाम से, शेर खान नाम से, शेरशाह सूरी नाम से, या शेरशाह नाम से? तो फरीद खान उसके बचपन का नाम है। शेर खान जहाँ पर वो नौकरी कर रहा था, शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि मिली। शेरशाह पश्चिम बंगाल विजय करके आया तो शेरशाह नाम की उपाधि मिली, और शेरशाह सूरी नाम से दिल्ली का शासक बना था। बचपन का नाम है फरीद, शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खान, पश्चिम बंगाल जीतने के उपलक्ष्य में शेरशाह, और दिल्ली का शासक बनने के समय उसने अपना नाम शेरशाह सूरी रखा। तो प्रश्न नंबर
33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 34। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? सिंध होते हुए फारस चला गया, या खाड़ी देश होते हुए अरब चला गया, या रेशम मार्ग होते हुए चीन चला गया, या बंगाल की खाड़ी होता हुआ बांग्लादेश चला गया। प्रश्न नंबर 34। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? तो शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? तो ये सिंध होते हुए फारस चला गया था। सिंध होते हुए फारस चला गया था। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 से भी है, पर प्रश्न अलग है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1542 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1542 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में, या 1556 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 34। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। हुमायूं ने किसकी मदद से काबुल, कंधार, पंजाब, आगरा को जीतते हुए अंततः मछलीवाड़ा एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में अफगानों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? प्रश्न नंबर 35। इस प्रश्न को सही से समझें भाई। हुमायूं ने किसकी मदद से काबुल जीत लिया, कंधार जीत लिया, पंजाब जीत लिया, आगरा जीत लिया और अंततः मछलीवाड़ा का युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 ईस्वी में, और यहाँ पर भी अफगानों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो ये किसकी मदद से किया? तो ईरान के शासक शाह तहभास्म की मदद से, या पंजाब के शासक राणा बीर साल की मदद से, या कश्मीर के राजा दाहिर की मदद से, या दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान की मदद से? फिर से ऑप्शन देखें। ईरान के शासक शाह तहभास्म की मदद से, पंजाब के शासक राणा बीर साल की मदद से, कश्मीर के राजा दाहिर की मदद से, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान की मदद से। तो हुमायूं ने किसकी मदद से काबुल, कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया? तो ईरान के शासक शाह तहभास्म की मदद से। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। मुगल शासक हुमायूं ने किस भवन का निर्माण कराया था? मुगल शासक हुमायूं ने किस भवन का निर्माण कराया था? दिल्ली में एक मदरसा का निर्माण करवाया, या दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण करवाया, या ऑप्शन सी आगरा तथा फतेहाबाद में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी भवनों का निर्माण करवाया? प्रश्न नंबर 36। मुगल शासक हुमायूं ने किस भवन का निर्माण करवाया? तो मुगल शासक हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा का निर्माण करवाया था, दिल्ली में ही दीन पनाह नगर का निर्माण करवाया था, और आगरा तथा फतेहाबाद में क्रमशः 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 36 का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी भवनों का निर्माण करवाया।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 37। हुमायूं किस भवन की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई? प्रश्न नंबर 37। हुमायूं किस भवन की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई? दीन पनाह स्थित मदरसा की सीढ़ियों से, फतेहाबाद स्थित हिसार की मस्जिद की सीढ़ियों से, आगरा में स्थित आगरा की सीढ़ियों से, आगरा के किला की सीढ़ियों से, आगरा के किला की सीढ़ियों से, या शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से। तो हुमायूं किस भवन की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई? तो दीन पनाह स्थित मदरसा की सीढ़ियों से, या फतेहाबाद स्थित हिसार मस्जिद की सीढ़ियों से, या आगरा में स्थित आगरा किला की सीढ़ियों से, आगरा किला की सीढ़ियों से, आगरा किला की सीढ़ियों से, या शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से। तो ये शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर हुमायूं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आप ये बहुविकल्पी प्रश्न थे जो आपको इस पाठ को सरल तरीके से, आसान तरीके से कंठस्थ कराने का प्रयास किया गया। अब आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास को यहाँ पर आपके पास भेजा जा रहा, इसकी व्याख्या करके, इसका हल करके। तो आपकी पाठ पुस्तक के अभ्यास का भी हल किया जा रहा है इसी में। तो चलिए, अभ्यास में क्या है? अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रश्न ए है, बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो देखते हैं भाई 4 विशेषताएं। बाबर के चरित्र की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। बाबर के चरित्र की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, बाबर एक वीर और साहसी योद्धा था। बाबर एक वीर और साहसी योद्धा था। दूसरी विशेषता, वह एक कुशल सेनापति, अच्छा लेखक, कवि, चित्रकार और साहित्य प्रेमी था। तीसरी विशेषता, उसके समय में तुर्की तथा फारसी भाषा की काफ़ी उन्नति हुई। चौथी विशेषता, वह प्रकृति प्रेमी तथा दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। उसने लाहौर तथा आगरा के आसपास कई बाग बगीचे लगवाए थे। तो प्रश्न था, बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो बाबर के चरित्र की 4 विशेषताएं, बाबर एक वीर और साहसी योद्धा था। वह एक कुशल सेनापति, अच्छा लेखक, कवि, चित्रकार और साहित्य प्रेमी था। उसके समय में तुर्की तथा फारसी भाषा की काफ़ी उन्नति हुई। वह प्रकृति प्रेमी तथा दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। उसने लाहौर तथा आगरा के आसपास कई बाग बगीचे लगवाए थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। प्रश्न बी है, भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। तो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इस भीषण युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस भीषण युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया।
पानीपत के भीषण युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया और लोदी वंश के शासन का अंत हो गया। तथा दिल्ली में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई। लोदी वंश का पतन हुआ और दिल्ली में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर सी, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के निम्नलिखित कारण थे। बाबर के पास बारूदी तोप थी। बाबर के पास बारूदी तोप थी। कुशल घुड़सवार थे। सेना प्रशिक्षित और अनुभवी थी और खुद सेना का संचालन भी कर रहा था। और लिखना चाहें तो और खुद सेना का संचालन कर रहा था, ये भी एक कारण था। तो चलिए प्रश्न नंबर 3, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? तो बाबर के पास बारूदी तोप थी, घुड़सवार सेना थी, सेना प्रशिक्षित और अनुभवी थी, सेना का संचालन खुद बाबर कर रहा था। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर डी, खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में, खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजयी हुई। प्रश्न नंबर डी, खानवा का युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजयी हुआ या बाबर विजयी हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर ई, हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच सन 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर, हुमायूं और शेरशाह के बीच सन 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज नामक स्थान पर युद्ध हुए। इन दोनों युद्धों में हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई। अंततः सन 1540 ईस्वी में हुमायूं को विवश होकर भारत छोड़कर भागना पड़ा और वो फारस चला गया तथा दिल्ली साम्राज्य पर शेरशाह सूरी का आधिपत्य स्थापित हो गया। हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच सन 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज नामक स्थान पर युद्ध हुए। इन दोनों युद्धों में हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई। अंततः सन 1540 ईस्वी में हुमायूं को विवश होकर भारत छोड़कर भागना पड़ा और वह फारस चला गया तथा दिल्ली साम्राज्य पर शेरशाह सूरी का आधिपत्य स्थापित हो गया। प्रश्न नंबर एफ देखें। हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? तो शेरशाह की मृत्यु कब हुई भाई? 1545 में। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य निरंतर कमजोर होता चला गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद
उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य निरंतर कमजोर होता चला गया। हुमायूं ने इस कमजोरी का लाभ उठाकर दिल्ली का साम्राज्य पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया। हुमायूं ने इस कमजोरी का लाभ उठाकर दिल्ली का साम्राज्य पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने फारस के शासक से सैनिक सहायता लेकर पहले कंधार और फिर काबुल पर अधिकार कर लिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब को जीतकर आगरा और दिल्ली पर पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो बहादुर शाह हुमायूं का मित्र नहीं था, ये दुश्मन था। बाद में मित्र बन जाता है, यह कि अभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई, ये भी गलत है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई, ये भी गलत है। यानी तीनों गलत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, स्तंभ का तथा स्तंभ खा में दिए हुए तथ्यों को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का तथा स्तंभ खा में दिए हुए तथ्यों को सुमेलित कीजिए। तो शेर शाह हुमायूं का में देखें हुमायूं की मृत्यु, तो हुमायूं की मृत्यु हुई है कब भाई? हुमायूं की मृत्यु देखें कब हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई है 1556 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया है? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया है 1539 ईस्वी में। गुजरात का शासक कौन था? तो ये गुजरात का शासक था बहादुर शाह। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ है? तो हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच। समझिए, हुमायूं की मृत्यु 1556, चौसा का युद्ध 1539, गुजरात का शासक बहादुर शाह, कन्नौज का युद्ध हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य हुआ। अगले प्रश्न पे चलें। खाली स्थान भरिए। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना खाली स्थान है बाबर ने की। यहाँ पे खाली स्थान में बाबर भरा जाएगा। बाबर ने की। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? खानवा भरा जाएगा। खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा भाषा में लिखी, तो तुर्की भाषा में लिखी थी। यहाँ पे तुर्की लिखा जाएगा, तुर्की भाषा में लिखी। तो इस प्रकार आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिए। चलते हैं अगले पे। यहाँ पे सन दिया गया है और इस सन में युद्ध कौन सा हुआ है? जो सन दिया गया है उस सन में 1526, 1527, 1528, 1529 4 सन दिए हैं और इन 4 सनों में कौन सा युद्ध हुआ है ये आपको बताना है। तो 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। समझिए। 1527 ईस्वी में खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। 1528 में चंदेरी में बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ। 1529 में घाघरा में बाबर और अफगान सरदार महमूद लोदी के बीच युद्ध हुआ। तो इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो कक्षा 7 का पाठ 8 मुगल साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक मुगल शासक 1526 से 1556 ईस्वी तक, ये आप इस पाठ में कंठस्थ किए। इस पाठ को आसान तरीके से आपको याद कराने का प्रयास किया गया। अब साथ में अभ्यास का भी हल आपके पास भेजा गया।
तो इन पाठों को याद कराने का एक आसान तरीका है कि पाठ को बहुविकल्पी प्रश्नों में बदल दिया जाए। आपको आसानी से और सही तरीके से याद हो जाएगा। तो चलते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।